हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो जैसा आप देख सकते हो लिखा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख एंड कॉइन्स, जो कि हैं सिक्के। तो आज हम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा बिकॉज जब हम सारे जितने भी किंग यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगी जिनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हम सिर्फ सारी चीज़ें बेसिक देख रहे हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के कई टर्म्स होते हैं, किन किन चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वो सारी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग और भी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए एक मैं आपको और बात बता दूँ कि जो मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, वो ऑनलाइन तैयारी से होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिली होगी, मिल जाएगी। वो ऑनलाइन तैयारी की एक आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आप तैयारी प्लस ज्वाइन करते हो तो वो आपको पड़ता है 499 का, लेकिन अगर आप मेरे रेफरल कोड से तैयारी प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको 399 में मिल जाएगा। एंड उसमें आपको 1500 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे एग्जाम्स के। आप आराम से 1 साल तक उससे आराम से अपने सारे टेस्ट दे सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, जितना टाइम ड्यूरेशन में उतनी टाइम ड्यूरेशन में। एंड बहुत ही अच्छा ऐप है ये, और हर एक चीज़ का सोल्यूशन बिल्कुल डिटेल्ड दिया रहता है और आपकी रैंक वगैरह सब कुछ निकल के चली आती है। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ ये। अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी आपने अभी तक एसटी कोई नहीं ज्वाइन की है, तो मैं बोलूँगी आपसे कि आप ऑनलाइन तैयारी से ही एसटी ज्वाइन कीजिए। और इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरा जो रेफरल कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आप फ्री के मॉक टेस्ट चाहें तो वो भी ले सकते हैं, उसमें उसकी लिंक भी दी हुई है। आप वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे एंड उस लिंक से ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं जल्द से अपनी आज की एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में एंड कुछ कॉइन्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन जिसका मतलब होता है अभिलेख। तो अभिलेखों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं अभिलेख एंड हम लोगों को क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूं कि अभिलेख क्या होता है, तो पहले के जितने भी किंग हुए हैं उन्होंने अपने जो भी कार्य किए, अपने आप को एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आपको भविष्य में भी याद रखा जाए, आप कुछ ऐसा काम कर दिखाएं। तो बिल्कुल पहले के टाइम पे आप जानते हो सोशल मीडिया ये सब कुछ भी नहीं होता था, तो लोग कैसे अपने कार्यों को जीवंत रखते थे। उसका एक तरीका तो इतिहास में लिख करके बयां हो जाता है, लेकिन दूसरा तरीका चीजों को खुदवा करके वो अपनी जो कार्य होते थे उनको जीवंत रखते थे। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहीं भी कुछ कार्य किया, मान लीजिए कोई युद्ध लड़ा, उसमें उनकी जीत हुई या कोई भी है उनके बारे में जो भी वर्णन है, वो क्या करते थे, किसी गुफा पर, किसी पत्थर पर या फिर किसी स्तंभ पर यानी कि किसी खंबे पर लिखवाते थे। यही सारी चीजें अभिलेखों के अंतर्गत आती हैं और इसे ही इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो अभिलेखों के बारे में जब हम इनका डिटेल्ड अध्ययन करते हैं इसको बोला जाता है एपिग्राफी। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। एपिग्राफी कहते हैं। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं अभिलेखों की तो इनको स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। और ये एपिग्राफी होती है इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों की स्टडी। तो चलिए अब हम जानते हैं अभिलेखों के बारे में। तो अगर बात करें कि सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में और सबसे अच्छे अभिलेख जो हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमें सम्राट अशोक के। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि सम्राट अशोक के
सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा अभिलेख अगर किसी के हमें मिलते हैं तो वो है सम्राट अशोक के। तो सम्राट अशोक के सर्वाधिक मात्रा में तथा सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित भी लिख सकते हैं बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज है, सुव्यवस्थित एंड विस्तृत अभिलेख मिलते हैं। और इनके अभिलेखों पे क्वेश्चन बहुत आता है आपके आईएएस वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें। सो जब हम लोग सम्राट अशोक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से इनके सारे अभिलेख बताऊंगी, कहाँ प्राप्त होता है, इस अभिलेख में क्या वर्णन किया गया है। अभिलेखों में सम्राट अशोक को नाम भी दिया गया है, नया सम्राट अशोक नहीं, देव नाम प्रियदर्शी लिखा गया है। तो इस तरह की ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी जब मैं सम्राट अशोक बताऊंगी आप लोगों को तब अच्छे से बताऊंगी। तो अभी देख लीजिए, सम्राट अशोक के सर्वाधिक मात्रा में तथा सुव्यवस्थित और विस्तृत अभिलेख मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं रेड मार्कर से लिख रही हूं और आप लोग साथ में नोट करते चलोगे तो और अच्छा होगा। समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम साइंस का और भी अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं कुछ अलग वीडियोस लाऊंगी। हालांकि मैं इस चीज़ को बीच में ब्रेक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब चीज़ें बीच बीच में नहीं लाना चाहती हूँ, मैं लगातार चलवाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब जो चीज़ें चलेंगी वो डिटेल चलेंगी। तो हिस्ट्री तो बिल्कुल समझ लीजिए दूसरा टॉपिक मैं तब स्टार्ट करूँगी जब हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जैसे मैं लाया करती थी वो चीज़ें आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं, ट्रिक्स की डिमांड कर रहे हैं, वो मैं बीच में लाती रहूँगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है, समुद्रगुप्त के जीवन का वर्णन, तो आप लिख सकते हैं प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कलिंगराज खारवेल बहुत ही फेमस राजा ये भी रहे हैं और समुद्रगुप्त तो आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस। तो कलिंगराज खारवेल जो हैं इनका भी विवरण मिलता है हमको हाथी गुम्फा में। का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा की इसलिए बोली जाती है, हाथी की आकार की एक गुफा थी और है मतलब, और इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखवाया गया है जो कि राजा के बारे में दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी डिटेल जानकारी इससे भी मिलती है। सॉरी, हाथी गुम्फा अभिलेख ये हाथी गुम्फा अभिलेख है उड़ीसा में। ठीक है, तो मैं इसमें ब्रैकेट में करके लिख दे रही हूँ उड़ीसा, क्योंकि जो खारवेल थे ये कलिंग देश के राजा थे एंड ये जो कलिंग पड़ता है ये उड़ीसा के पास ही पड़ता था। तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये उड़ीसा में मिलता है। कलिंग राज खारवेल का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं कुछ भूमिदान यानी कि लैंड इन ग्रांट। ठीक है, जैसे आप जानते हैं लोग भूमिदान करते थे, पहले के जमाने में राजा लोग बहुत ज्यादा किया करते थे,
आज भी है, लोग अपनी भूमि दान करते हैं। तो लैंड इन ग्रांट, और सातवाहन वंश के समय भूमिदान बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया। ब्राह्मणों को या जो भी हैं जिनको जरूरत थी तो उनको भूमि दान की जाती थी। तो भूमि दान यानी कि लैंड इन ग्रांट का वर्णन सातवाहन रानी नागनिका, एक रानी थी सातवाहन वंश में जिनका नाम था नागनिका। तो मैं आपको बता दूं, और आप लोग जानते भी होंगे अगर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होंगी, कि सातवाहन वंश में स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान रहा है। और जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने मोस्टली अपने आगे अपनी माता का नाम लगाया है, और जो भी कॉइन्स वगैरह होते थे उसमें उनकी और उनकी पत्नी की जो थी बहुत भूमिका रहती थी। उनकी एक तरीके से बोल सकते हैं कि छपती थी, फोटो एक तरीके से आती थी, और इसके साथ साथ बहुत भूमिका रही शासन में भी। वो लोग साथ में ही शासन करते थे, मतलब कोई ऐसा नहीं रहा है कि इस चीज़ में रानी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सातवाहन वंश लेडीज़ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ही एक तरीके से अच्छा रहा है। तो भूमिदान का जो वर्णन है वो सातवाहन रानी नागनिका द्वारा नने घाट अभिलेख में कराया गया है। नने घाट अभिलेख, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जगह पड़ती है नासिक में। नने घाट अभिलेख है नासिक में, और नासिक आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। भूमिदान का वर्णन सातवाहन रानी नागनिका द्वारा नने घाट अभिलेख नासिक में कराया गया है। गाइस ये तो हो गया कि सातवाहन रानी नागनिका द्वारा जो नने घाट अभिलेख का निर्माण कराया गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि संस्कृत का प्रथम अभिलेख आखिर किसने लिखा है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। संस्कृत का प्रथम अभिलेख ये एक शक राजा रुद्रदामन द्वारा लिखाया गया था। शक राजा रुद्रदामन द्वारा अभिलेख का निर्माण आप लिख सकते हो, या द्वारा बनवाया गया। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। संस्कृत का प्रथम अभिलेख शक राजा रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया। तो जैसा आप जानते हैं कि भारत से बाहर, भारत के अलावा भी कई जो डायनेस्टी है जिन्होंने भारत पे राज्य किया है, उसमें शक, कुषाण ये सब भी आते हैं। तो उन्हीं में के एक राजा हुए रुद्रदामन, जिन्होंने संस्कृत के प्रथम अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है, और इसे मोस्टली जूनागढ़ अभिलेख नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ में ही है, जूनागढ़ अभिलेख। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंड अभिलेख का एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा वो, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुछ हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, वैसे ही भारत से बाहर भी भारत से रिलेटेड, भारत की संस्कृति से रिलेटेड हमें कई अभिलेख प्राप्त हुए। उनमें से जो एक सबसे फेमस है वो है तुर्की का बोगासकोई अभिलेख। तो भारत के अलावा आप जानते हैं जैसे कि भारत अब से कहीं ज़्यादा विस्तृत था पहले, तो कई जगह भारत विख्यात था। तो तुर्की में बोगासकोई नाम का जो अभिलेख है, तुर्की में जो बोगासकोई नाम का अभिलेख है, उसमें 4 भारतीय देवताओं का वर्णन किया गया है। तुर्की के बोगासकोई अभिलेख में
बोगासकोई अभिलेख में 4 भारतीय देवताओं का वर्णन किया गया है। 4 भारतीय देवताओं का वर्णन किया गया है और इसके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन भारतीय देवता हैं जिनका वर्णन किया गया है। तो इसमें एक है इंद्र, दूसरे हैं मित्र, तीसरे हैं नासत्य और चौथे हैं वरुण। तो 4 भारतीय देवताओं का वर्णन है। चलिए नाम मैं लिख देती हूँ। इंद्र, मित्र, नासत्य एंड वरुण। तो ऐसे 4 भारतीय देवता हैं जिनका कि तुर्की में यानी कि टर्की में बोगासकोई अभिलेख में वर्णन किया गया है। तो गाइज ये हो गए इंस्क्रिप्शन। और अगर मैं यहाँ पे अब कॉइन्स लिखूंगी तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, आएगा नहीं। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रही हूँ, उसके बाद कॉइन्स हम लोग अगले टॉपिक में रख लेते हैं। तो चलिए फिर से मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको कॉइन्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। सम्राट अशोक के सर्वाधिक मात्रा में सुव्यवस्थित और विस्तृत अभिलेख मिलते हैं। समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण प्रयाग स्तंभ लेख में लिखा है। कलिंग राज खारवेल का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा में है। भूमिदान का वर्णन सातवाहन रानी नागनिका द्वारा नने घाट अभिलेख नासिक में कराया गया है। संस्कृत का प्रथम अभिलेख शक राजा रुद्र दामन द्वारा बनवाया गया है, जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं। तुर्की में बोगासकोई अभिलेख में 4 भारतीय देवताओं का वर्णन है, जिसमें है इंद्र, मित्र, नासत्य एंड वरुण। तो गाइज अब हम लोग अभिलेख तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में यानी कि कॉइन्स के बारे में। तो सिक्के यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं कॉइन्स, उनसे क्या पता चलता है हमें, तो उनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें इनकी भी स्टडी की, जैसे अभी हमने अभिलेखों की स्टडी की बात की थी, तो वैसे ही सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है और इसके अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ नोट करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो गाइज नोट कर लीजिए। और अगर आपको लर्न हो जा रहा है तब तो कोई बात नहीं, वरना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, तो आप साथ में नोट भी करते चल सकते हैं। तो देखिए, सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसे क्या सिक्के हमें प्राप्त हुए। पहले के ज़मानों में सिक्के जो होते थे, कॉइन्स जो होते थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने एक ब्लॉग वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको पुराने टाइम के कॉइन्स दिखाए थे। तो पहले के ज़माने में जो मोस्टली कॉइन्स होते थे उनमें जो काफ़ी पहले की बात करें तो ऐसे ही बना दिए जाते थे। उनमें ना कोई नाम होता था, ना कोई चित्र होता था, बस ठप्पा मार के एक तरीके से अंकित कर दी जाती थी। कोई राजा वाजा का चित्र नहीं होता था। अब जैसे भारत सरकार का चित्र, तो बस ठप्पा मार के आकृति एक अंकित कर दी जाती थी या ठप्पा मार दिया जाता था। तो ऐसे कॉइन्स को हम लोग पंच मार्क कॉइन्स बोलते हैं। तो हिंदी में इनको आहत सिक्के बोला जाता है। ऐसे सिक्के, ऐसे प्राचीन सिक्के हम बोल सकते हैं जिन पर ठप्पा मारकर आकृति अंकित की जाती थी। मारकर आकृति, ये सिक्के सोने या चांदी के होते थे, क्योंकि सोने या चांदी या जो भी मेटल जिसके भी बनाए जा रहे हैं, मोस्टली सोने, चांदी और तांबे, इन सब के सिक्के ज़्यादा चले हैं। तो सबसे ऐसे प्राचीन सिक्के, यहाँ पे मैंने सिक्के नहीं लिखा, ऐसे प्राचीन सिक्के जिन पर ठप्पा मारकर आकृति अंकित की जाती थी उन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आहत सिक्के या फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स, इनको भी आप पंच मार्क्ड कॉइन्स लिख दीजिए। ऐसे सिक्कों को आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था, ठीक है। ये प्राप्त होते हैं अभी भी, और अच्छी खासी मात्रा में आप म्यूजियम वगैरह जाएं तो आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे कॉइन्स। चलिए अब बात करते हैं
ये तो हो गई सिक्कों के बारे में कि क्या बोला जाता है, आहत सिक्के बोला जाता है, यानी पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता है। अब हम जानते हैं कि जैसे कि सबसे पहले अगर सिक्कों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हाँ कॉइन्स तो बहुत चलते हैं, लेकिन सोना आप जानते हैं कितनी प्रीशियस मेटल है, तो हमें उसको लेकर के सिक्के को देखने का बहुत मन होता है, या फिर हम लोग सोचते हैं सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए होंगे। तो ये बातें ज़रूर दिमाग में आती हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सोने के अगर बात करें सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, आप यहाँ चीजों के अंतर को समझिएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए गए गुप्त राजाओं द्वारा, ठीक है। सोने के सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जो चलाए गए वो गुप्त राजाओं द्वारा चलाए गए। पहले के सिक्कों में नाम वगैरह ये जो बाद में अंकित होने लगे थे, जब आप जानते थे कि काफ़ी सिक्कों पे बाद में नाम लिखा जाने लगा था, राजाओं का, रानियों का, ये सारे नाम लिखे जाते थे, लेकिन पहले ये सब नाम नहीं लिखे जाते थे। तो सबसे पहले नाम लिखना किसने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले स्टार्ट किया सर्वप्रथम नाम सहित सिक्के, यहाँ मैं सिर्फ नाम सहित सिक्के की बात कर रही हूँ, सोने और चांदी की बात नहीं कर रही हूँ। सर्वप्रथम नाम सहित सिक्के मिनेंडर द्वारा चलाए गए, जो कि एक इंडो ग्रीक रूलर था जिसको मिलिंद भी बोला जाता है, जो बाद में जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आप जानते हैं एक मिलिंद पन्हु नाम से एक बुक है, मैंने शायद बताई भी थी आप लोगों को, जिसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। तो सर्वप्रथम नाम सहित सिक्के मिनेंडर द्वारा चलाए गए थे। अब जब हमने सोने के सिक्कों की बात की है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त राजाओं द्वारा चलाए गए, तो बात कर लेते हैं कि क्या वो सबसे ज़्यादा प्योर थे। तो सबसे ज़्यादा अगर प्योर थे और अगर नहीं थे तो किसने सबसे ज़्यादा प्योर सिक्के चलाए, तो सबसे ज़्यादा प्योर सोने के सिक्के चलाए गए कुषाण शासकों द्वारा। तो यहाँ लिख देते हैं सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। ठीक है, तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो थे वो कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। अब आगे बात करते हैं, कुषाण शासकों में और भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपको इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि तांबे के सर्वाधिक सिक्के भी कुषाण शासकों द्वारा ही चलाए गए। इसके साथ ही कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुषाण शासकों में वो पहला शासक कौन था जिसने कि सोने के सिक्के चलाए, तो नाम भी आ जाता है। तो चलिए उसकी भी बारे में बात कर लेते हैं। विमकफदिस पहला कुषाण शासक था जिसने कि सोने के सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाए, फिर से बात कर लेते हैं एक बार कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए और विमकफदिस पहला कुषाण शासक था जिसने कि सोने के सिक्के चलाए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने ही चलाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए, कुषाणों ने।
तो ये एक लाइन भी हमारी हो जाएगी। सर्वाधिक सोने के सिक्के भी सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाण शासकों द्वारा ही चलाए गए। शासकों द्वारा ही चलाए गए। तो कुषाणों के बारे में हमारी 3 लाइन आई है, जिसमें से एक है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। लेकिन अगर कभी पूछा जाए सोने के सर्वाधिक सिक्के किन राजाओं द्वारा चलाए गए, तो गुप्त राजाओं द्वारा चलाए गए। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किन के द्वारा चलाए गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। विमलकबदिस पहला कुषाण शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए कुषाण शासकों में, ठीक है। सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाण शासकों द्वारा ही चलाए गए। अब एक जो पॉइंट हमारा बचता है, देखिए ये तो हो गए तांबे के, सोने के। जैसे कि आप सातवाहन वंश के बारे में सुनते हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध वंश था, लेकिन इसने मेरे ख्याल से सोने की अहमियत को ज़्यादा समझा और सोने के सिक्के जारी नहीं किए। तो चलिए जानते हैं कि किसके किसके सिक्के जारी किए। सातवाहन राजाओं ने शीशा, पोटीन नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इनकी बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा पोटीन आता है शीशाबाद में, जो कि एक प्रकार की मिट्टी होती थी, एक प्रकार की मिट्टी। पोटीन एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसके की सिक्के सबसे ज़्यादा सातवाहन राजाओं में मिलते हैं। इन्होंने सोने को रिजर्व करना ज़्यादा जरूरी समझा सिक्के चलाने के बजाय। तो सातवाहन राजाओं ने शीशा और पोटीन, जो कि एक प्रकार की मिट्टी होती है, के सिक्के चलाए। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने सारी चीज़ें बेसिक बताई हैं बेसिकली आपको, और जब मैं आपको इन राजाओं के बारे में बताऊंगी तो जब उनकी जितनी भी लाइन्स होंगी उनमें अगर उनका क्वाइन का कुछ आता है तो उसमें मैं आपको साथ में बताऊंगी। यहाँ पे जो हम अलग हेडिंग्स पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी हर एक चीज़ की, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। प्राचीन समय में सोने चांदी के सिक्कों पे ठप्पा मार के आकृति अंकित की जाती थी, जिन्हें आहत सिक्के बोला जाता है, यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। और सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त राजाओं द्वारा चलाए गए और सर्वप्रथम नाम सहित सिक्के मिनेंडर द्वारा चलाए गए थे। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। विमलकबदिस पहला कुषाण शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाण शासकों द्वारा ही चलाए गए। सातवाहन राजाओं ने शीशा, पोटीन, जो कि एक प्रकार की मिट्टी होती है, उसके सिक्के चलाए। तो गाइज आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। मैंने आपसे बोला था कि इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स की वीडियो मैं बनाऊंगी, सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। लंबी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा सबके साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।